यस, कौन कौन से होते हैं 5 टाइप्स के? इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड है रोल आउट, सपोर्ट, एनहांसमेंट एंड अपग्रेड। ओके, यस। फर्स्ट जो था उसमें से इनहांसमेंट, सॉरी, इम्प्लीमेंटेशन। क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन में? इम्प्लीमेंटेशन में इसेंशियल डिटेल्स जो हमें रिकॉर्ड करने होते हैं वो करते हैं हम, और लाइसेंस भी जरूरी होता है। ओके, और मतलब जो इसेंशियल डिटेल्स जो लगते हैं हमें इस सैप के लिए, वही यूज करते हैं उसमें, वो प्रोसीजर होता है। वो वो हमने एसएप मेथोडोलॉजी देखी थी। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ता है, वो सब करना पड़ता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। बस बताओ क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन मतलब? स्टार्ट से स्टार्ट करना, मतलब स्टेप में फिर आईडी लेना है या फिर जो प्रोसीजर है स्टार्टिंग, ओके, वो सब करना है सर इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यस। तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? एक कंपनी को अगर स्टार्टिंग से कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उसे पहले क्या करना पड़ेगा? उस सॉफ्टवेयर का सेटअप करना पड़ेगा, इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट करने से पहले। फिर वो जो प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर का, जो इनिशियल सेटअप करने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या कहा जाता है? इम्प्लीमेंटेशन, राइट। इसके बाद सेकंड कौन सा देखा था हमने? क्या होता है रोल आउट का मतलब? रोल आउट का मतलब क्या होता है? एक्सपांड, राइट। मतलब क्या एग्जैक्टली? तो जैसे एक कंपनी में ऑलरेडी अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, मान लो उसका बिजनेस बढ़ाती है या कहीं न्यू प्लांट स्टार्ट करती है, कोई न्यू ब्रांच अगर वो कंपनी स्टार्ट करती है, और वहां पे भी अगर उन्हें वो सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो उस समय हम क्या करते हैं? रोल आउट। ओके, न्यू प्लांट के लिए हम क्या करेंगे? जिस तरह से बिजनेस प्रोसेस पहले प्लांट में चल रही थी, वही बिजनेस प्रोसेस हम न्यू प्लांट के लिए रोल आउट करेंगे, राइट। उसके बाद थर्ड था, क्या होता है उसमें? कोई प्रॉब्लम है तो सपोर्ट करो। हाँ, यस, मतलब एक तरह से मेंटेनेंस या सपोर्ट तुम प्रोवाइड करो। सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो मतलब क्या? जैसे अभी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या होता है, उस कंपनी में सॉफ्टवेयर वो डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, और वो डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने का काम जो किसमें किया जाता है? सपोर्ट के प्रोजेक्ट में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट था इनहांसमेंट। उसमें क्या किया जाता है फिर? एसएपी की जो स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज है, उस स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, इनहांसमेंट उसमें की जाती है, राइट। और लास्ट जो था उसमें से कौन सा था? अपग्रेड। अपग्रेड मतलब क्या होता है फिर? लोअर वर्जन से या ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन पे शिफ्ट होना या कन्वर्ट होना, राइट। यस। और इसके अलावा फिर हमने क्या देखा था? अगर तुम्हें ईसीसी से एस/4HANA पे अगर जाना है तो उसके लिए 3 तरह के अप्रोच तुम ले सकते हो। कौन से होते हैं वो 3 तरह के अप्रोच फिर? हाँ, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड और ब्लू फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ग्रीन फील्ड में क्या होगा? स्क्रैच से जो न्यू बिजनेस प्रोसेसेस है वो कंपनी अडॉप्ट करेगी। ब्राउन फील्ड में क्या होगा? एज इट इज, जैसे पुरानी उनकी जो ईसीसी पे जो बिजनेस प्रोसेसेस थी वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एस/4HANA के सिस्टम पे कंटिन्यू करेंगे। एज इट इज, जो ओल्ड बिजनेस प्रोसेसेस जैसी थी एज इट इज एस/4HANA के सॉफ्टवेयर पे वो कंटिन्यू करेंगे। ब्लू फील्ड क्या रहेगा फिर? कॉम्बिनेशन दोनों का। इसमें क्या किया जाएगा? कुछ बिजनेस प्रोसेस जो है न्यूली अडॉप्ट की जाएगी, कुछ बिजनेस प्रोसेस जो है एज इट इज, क्या मतलब, यूज की जाएगी न्यू सॉफ्टवेयर पे। ओके, ये सब देखा था हमने। इसके बाद क्या देखा था? और एसएप मेथोडोलॉजी देखी थी, राइट। हाँ, तो एसएप मेथोडोलॉजी क्या होती है एग्जैक्टली, बता सकते हो? चेंजेस करना, हम्म, कुछ मॉडिफाई करना हो सैप केस में। नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन, तो वो इनहांसमेंट में होता है। तो मॉडिफाई करना होता है वो इनहांसमेंट में होता है। एसएप मेथोडोलॉजी क्या होता है? एसएप का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेटेड एसएपी। किस लिए यूज किया जाता है ये? अगर किसी कंपनी के लिए तुम्हें सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करना है तो वो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन करने के लिए तुम्हें कुछ स्टेप्स जो है फॉलो करने होते हैं, और फिर ये जो स्टेप्स है इसे क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट फेसेस भी इसे कहा जाता है।
और ये प्रोजेक्ट फेसेस जो होती है वो किसमें डिसाइड की जाती है फिर तुम्हारे, किसमें होती है सभी प्रोजेक्ट फेसेस, एसएप मेथोडोलॉजी में। और एसएप मेथोडोलॉजी में क्या दिया है फिर, 5 स्टेप्स दिए या 5 प्रोजेक्ट की फेसेस दिए, और कौन कौन सी है, फर्स्ट है उसमें से प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। क्या किया जाएगा इसमें, एक कंपनी के लिए जो तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो तुम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसकी जो भी प्री रिक्विजिट्स रहेंगे, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सभी प्रिपेयर की जाएगी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल टीम प्रिपेयर करना, लाइसेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, राइट। इसके अलावा बजट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, राइट। अगेन क्या होता है इसके अलावा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, मतलब जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स वगैरह तुम्हें चाहिए, क्या नहीं, वो नहीं आएगा इसमें। प्रॉफिट का क्या संबंध है इसमें, वो नहीं आएगा। ओके, तो यस, क्या क्या रहेगा फिर इसमें प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में, टीम बिल्डिंग, ओके, दोनों कंपनी टीम बना लेगी उनकी। उसके बाद लाइसेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, देन बजट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग होगी, ओके, इन्वेस्टर्स अप्रूवल। तो ये जो है कुछ मेन एक्टिविटी जो है तुम्हें करनी पड़ती है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में। और इसमें और एक चीज, जो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की फेस होती है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में एज अ कंसल्टेंट आपका रोल नहीं होता है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन जो करना होता है, किसे करना होता है, ये कंपनी के जो मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को ये प्रोजेक्ट प्रिपरेशन करना होता है। आपको एज अ कंसल्टेंट वहां पे कोई भी एक्टिविटीज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे देखो, अगर प्रोजेक्ट प्लान बनाना है, बजट डिसाइड करना है, उसमें आप कुछ कर सकते हो क्या, ये कौन करेगी, तुम्हारे जो प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो टीम रहेगी वो ये सभी चीजें करेगी। या इसके अलावा जो टीम बनानी है, तो टीम आप बनाओगे क्या, आप सजेशन दे सकते हो कि ये इस पर्सन को टीम में लो, अगर आप सीनियर हो तो। लेकिन आप ये नहीं डिसाइड करोगे कि कौन सा पर्सन इस टीम में रहेगा। तो ये सब डिसाइड कौन करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट। ओके, और देखो जैसे प्रोजेक्ट प्रिपरेशन की फेज एंड होती है, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, हाँ, एक किक ऑफ मीटिंग होती है। जैसे ये फेज एंड होगी तो किक ऑफ मीटिंग होगी। किक ऑफ मीटिंग के बाद बिजनेस ब्लूप्रिंट की जो फेज है वो स्टार्ट होगी, राइट। और जब बिजनेस ब्लूप्रिंट की फेज स्टार्ट होती है, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हें बनाने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, यस, एज इज, केडीएस, गैप लिस्ट। एज इज मतलब क्या रहेगा फिर, जैसा है वैसा, लेकिन क्या, उस कंपनी का बिजनेस अभी करंटली, मतलब एसीपी का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने से पहले उस कंपनी का बिजनेस कैसे रन होता है, ये मेंशन रहेगा तुम्हारा एज इज डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद क्या होता है, टू बी। टू बी मतलब क्या रहेगा फिर, हाँ, मतलब एसएपी के सॉफ्टवेयर पे जब वो बिजनेस रन किया जाएगा, तो वो कैसे रन किया जाएगा, ये रहेगा तुम्हारा टू बी डॉक्यूमेंट में। ओके, देन इसके बाद जो है केडीएस, मतलब क्या होता है, की डेटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहेगा फिर, उस कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे कि एड्रेस, वो कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है, कितने प्लांट है उनके, ओके, या कितने बिजनेस एरियाज है, या इसके अलावा कंपनी फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो करती है, कैलेंडर ईयर क्या है उसका, राइट। कैलेंडर ईयर में क्या होता है, मतलब वो कंपनी में छुट्टियां कब रहेगी, जैसे नेशनल हॉलीडेज वो उस कंपनी में होंगे, कुछ पब्लिक हॉलीडेज कुछ होंगे, ओके। ये सभी चीजें रहेगी तुम्हारी केडीएस में। या इसके अलावा कंपनी कितने टाइप के एसेट्स उस कंपनी में है, राइट, कितने टाइप के कस्टमर उनके पास है, जैसे लोकल कस्टमर, फॉरेन कस्टमर, लोकल वेंडर, फॉरेन वेंडर, ओके, ऐसे अलग अलग कितने कस्टमर्स और वेंडर्स है, ये भी कहाँ पे रहेगा, उस केडीएस डॉक्यूमेंट। उसके बाद गैप लिस्ट जो है, गैप लिस्ट में क्या रहेगा फिर, जो ओल्ड वाला सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर में जो बिजनेस प्रोसेसेस रन हो रही थी, वो सेम बिजनेस प्रोसेस अगर एसीपी के सॉफ्टवेयर में तुम्हारे रन नहीं हो पा रही है, वो आएगा तुम्हारा गैप लिस्ट में। और जो प्रोसेस फिर वहां पे ओल्ड सॉफ्टवेयर में रन होती थी, वो एसीपी के सॉफ्टवेयर पे अगर रन नहीं हो रही है, तो वो बिजनेस प्रोसेस एसीपी के सॉफ्टवेयर में रन करने के लिए उसमें, उस सॉफ्टवेयर में तुम्हें करनी पड़ेगी डेवलपमेंट, कस्टमाइज डेवलपमेंट तुम्हें उसमें करनी पड़ेगी। और फिर ये कस्टमाइज डेवलपमेंट कौन करेगा फिर, अब आप कंसल्टेंट, राइट, कौन करेगा ये, अब आप कंसल्टेंट ये करेंगे, राइट, यस। और देखो इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक मिनट, ओके, स्क्रीन दिख रही है ना आपको, यस, दिग्विजय, श्रद्धा,
स्क्रीन दिख रही है नहीं? यस सर। ओके, ऐसा देखो क्या होता है, हमने जो बिजनेस प्रोसेसेस देखी थी उसमें क्या क्या देखा, मतलब ऐसा मेथोडोलॉजी देखी थी, उसमें क्या क्या था? फर्स्ट क्या था? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। सेकंड क्या था इसमें? यस, बिजनेस ब्लूप्रिंट, बिजनेस ब्लूप्रिंट। थर्ड था इसमें यस रियलाइजेशन। देन फोर्थ था इसमें फाइनल प्रिपरेशन। यस यस, फाइनल प्रिपरेशन। फिफ्थ था इसमें गो लाइव। यस, गो लाइव एंड सपोर्ट। ओके, गो लाइव एंड सपोर्ट, ये सभी हमने देखा था। तो देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ता है? रियलाइजेशन की फेज में तुम्हें क्या करना पड़ता है? एसीपी का सॉफ्टवेयर तुम्हें कस्टमाइज करना होता है। तो एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस तरह से ये सॉफ्टवेयर रहेगा तुम्हारा, इसमें तुम्हें लॉग इन करके कस्टमाइजेशन उसमें स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन देखो जैसे ही लॉग इन तुम इसमें करोगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, मतलब जैसे मान लो अभी ये हमारा सर्वर है, ओके। तो इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो सबसे पहले लॉग इन करते समय तुम्हें यहाँ पे पूछा जाएगा क्लाइंट। ओके, क्लाइंट तुम्हें यहाँ पे क्या यूज करना है ये तुम्हें पूछा जाएगा, राइट। इसके बाद तुम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड लेके लॉग इन कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसमें क्या है, जब तुम किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो तो इसमें ये जो क्लाइंट है तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। क्यों रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये यहाँ पे? तो देखो क्या होता है, जब तुम यहाँ पे रियलाइजेशन की फेज में इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो, या जैसे इसके अलावा मान लो तुम इनहांसमेंट कर रहे हो या तुम किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, तो जो हमने 5 टाइप के जो प्रोजेक्ट देखे थे ना, उसमें से किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट पे अगर तुम वर्क कर रहे हो तो तुम्हें एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, और वो क्या है? सिस्टम लैंडस्केप। ओके, सिस्टम, यस, क्या होगा ये? सिस्टम लैंडस्केप, या इसे क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर। क्या कहा जाता है इसे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर। और देखो ये क्या होता है, दो आर्किटेक्चर जो एसीपी के आर्किटेक्चर दो तरीके से दो होते हैं। एक कौन सा है? सिस्टम लैंडस्केप, या इसे कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर। और सेकंड जो होता है वो होता है टेक्निकल आर्किटेक्चर। ओके, टेक्निकल आर्किटेक्चर ये कौन सा रहेगा? सिस्टम लैंडस्केप या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर, और उसके बाद होता है टेक्निकल आर्किटेक्चर। ओके, तो देखो इसमें क्या होता है, अभी पहले हम ये देख लेते हैं टेक्निकल आर्किटेक्चर, पहले तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या होता है इसमें। टेक्निकल आर्किटेक्चर में क्या होता है? यस, देखिए इसमें R1 R2 R2 R3 होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें R1 R2 R3, ये क्या होते हैं? R1 R2 एसएपी के वर्जन्स भी है, और ये टेक्निकल आर्किटेक्चर भी है। मतलब R3 जो है इसमें से R3 मतलब एसीपी का जो प्रोडक्ट है, एसीपी के प्रोडक्ट में एक R3 प्रोडक्ट भी है, और ये R3 क्या है? टेक्निकल आर्किटेक्चर भी है, राइट। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली? टेक्निकल आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है ये? तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। कितने लेयर्स होते हैं इसमें? 3। फर्स्ट कौन सा इसमें से? प्रेजेंटेशन। ओके, फर्स्ट कौन सा है? प्रेजेंटेशन। सेकंड लेयर है इसमें एप्लीकेशन लेयर। इस देखो इसे क्या कहा जाता है? लेयर। ओके, या टियर कहोगे या लेयर कहोगे उसे। ओके, प्रेजेंटेशन, ओके, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन लेयर, और थर्ड होता है इसमें डेटाबेस लेयर। ओके, डेटाबेस लेयर। ये इस तरह से 3 तरह के लेयर्स इसमें होते हैं, किसमें? टेक्निकल आर्किटेक्चर में। और देखो ये वर्क कैसे करता है फिर? तो जैसे देखो ये टेक्निकल आर्किटेक्चर जो क्या रहेगा ये, तो ये इस तरह से रहेगा। जैसे मान लो ये जो है तुम्हारा, ये रहेगा फर्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर, इसके बाद अगेन यहाँ पे रहेगा एप्लीकेशन लेयर, और यहाँ पे थर्ड रहेगा डेटाबेस लेयर। ओके, इस 3 मतलब ये जो 3 लेयर है, इस 3 लेयर के बेसिस पे, या इस टेक्निकल आर्किटेक्चर के बेसिस पे, या टेक्निकल आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल पे एसीपी का सॉफ्टवेयर जो ये वर्क करता है। कैसे वर्क करेगा फिर? जैसे देखो फर्स्ट जो इसमें से प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या होगा? तो ये जो फर्स्ट तुम्हें दिख रहा है ये इसमें से रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर। और अभी प्रेजेंटेशन लेयर अगर तुम यहाँ पे सिस्टम में देखोगे तो कौन सा रहेगा? जब तुम यहाँ पे लॉग इन करोगे, एक मिनट,
तो यहाँ पे जब तुम लॉग इन करोगे और लॉग इन करने के बाद जो ये तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, तो इसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। क्या कहा जाता है इसे? प्रेजेंटेशन लेयर। और प्रेजेंटेशन लेयर मतलब ही क्या होगा फिर, जहां से एक यूजर एसीपी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। ओके, और एज अ यूजर हम क्या करेंगे, यहां से वो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। ओके, और ये जो होता है फिर प्रेजेंटेशन लेयर, ये तुम्हारा लिंक होता है यहाँ पे, इस एप्लीकेशन लेयर से ये लिंक होता है। ओके, फर्स्ट क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये प्रेजेंटेशन लेयर तुम्हारा कनेक्टेड कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर पे। और एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या होगा ये, तो देखो ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो तुम्हें सर्वर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से सर्वर्स तुम्हारे रहेंगे ये एप्लीकेशन लेयर में। या इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए जो तुम्हें अलग अलग प्रोग्राम्स यूज करने होते हैं, तो वो सभी मतलब कोडिंग के जो प्रोग्राम्स रहेंगे, तो वो भी कहाँ पे रहेंगे, सभी एप्लीकेशन लेयर में रहेंगे। राइट, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर मतलब ही यस, ये स्क्रीन जो तुम्हें दिख रही है, ये स्क्रीन मतलब एसीपी की जो स्क्रीन दिखेगी तुम्हें, वो रहेगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या होगा कि ये सॉफ्टवेयर जो तुम यूज कर रहे हो, तो एक सर्वर के थ्रू तुम यूज कर रहे हो, तो फिर एप्लीकेशन लेयर में ये जो सर्वर्स है या वो जो प्रोग्राम्स है, मैसेजेस है, वो सभी कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे वो सभी, हाँ, एप्लीकेशन लेयर में वो सभी रहेंगे। राइट, और इसमें क्या क्या होगा, देखो जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, सपोज तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जीएल का बैलेंस सपोज तुम्हें देखना है। ओके, क्या करना है तुम्हें, जीएल अकाउंट का बैलेंस तुम्हें देखना है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, जिस जीएल अकाउंट का बैलेंस तुम्हें देखना है, वो जीएल अकाउंट नंबर तुम इसमें लोगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट का बैलेंस देखना है, राइट, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लूंगा, और किस कंपनी के लिए देखना है, मान लो मुझे इस TM24 इस कंपनी के लिए मान लो मुझे वो जीएल अकाउंट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसे इस तरह से लूंगा, मैं एक कोई भी एक नंबर है, मतलब जो भी तुम्हारा बैंक अकाउंट नंबर है वो लोगे, और यहाँ पे लोगे कंपनी कोड। और जैसे तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे, तो एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, इस इसके लिए मतलब ये जो रिपोर्ट तुम्हें दिखने वाला है आगे, तो इसके लिए क्या होता है, बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम लिखा होता है, अब आपका कोड लिखा होता है इसके लिए। तो इस यहाँ पे क्या होगा, जैसे तुम इसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये प्रोग्राम देखो रन हो रहा है अभी। ओके, जैसे एग्जीक्यूट करोगे ना तुम इसे, देखो यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूट करोगे तो प्रोग्राम रन होगा, और जैसे प्रोग्राम रन होगा तो वो प्रोग्राम कहाँ पे रन होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन लेयर में। कहाँ पे रन होगा वो, एप्लीकेशन लेयर में रन होगा। और उसके बाद ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे तुम्हें डेटा डिस्प्ले करेगा। तो प्रोग्राम क्या करेगा, तुम्हें यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करेगा। और ये जो डेटा अभी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये सभी डेटा कहाँ पे होता है तुम्हारा, ये डेटा होता है डेटाबेस में। कहाँ पे होता है डेटा, डेटाबेस में ये डेटा होता है। मतलब ये कौन सा, थर्ड लेयर जो होता है, ये थर्ड लेयर किस लिए होता है फिर, ये डेटाबेस के लिए। तो डेटा जो है तुम्हारा कहाँ पे रहने वाला है, थर्ड लेयर में, मतलब डेटाबेस लेयर में डेटा रहेगा तुम्हारा। प्रोग्राम कहाँ पे रन होंगे, एप्लीकेशन लेयर में। यूजर यूज कहाँ से कर रहा है सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन लेयर से। देखो यहाँ पे क्या होगा, एज अ यूजर जब भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो प्रेजेंटेशन लेयर से करोगे। जो भी डेटा तुम रिकॉर्ड करोगे, तो वो डेटा क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर से जाएगा एप्लीकेशन लेयर में। और मतलब एप्लीकेशन लेयर कहाँ पे कनेक्टेड है, अगेन तुम्हारा डेटाबेस से। तो डेटा जो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो सॉफ्टवेयर में, वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इस डेटाबेस में। अगेन अगर तुम्हें मान लो डेटा डिस्प्ले करना है, कुछ डेटा तुम्हें देखना है, जैसे अभी हमने एक मतलब बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अभी हमने डिस्प्ले किया, तो वो उस तरह से अगर तुम्हें कुछ रिपोर्ट देखनी, तो अगेन क्या होगा, एज अ यूजर तुम क्या करोगे, अगेन यहाँ पे क्वेरी दोगे डेटा डिस्प्ले करने के लिए। राइट, जैसे हमने अभी जीएल अकाउंट कंपनी कोड दिया, मतलब उसे क्या कहा जाता है, क्वेरी एक तरह से। ओके, डेटाबेस में, डेटाबेस के लिए तुम क्या करोगे, एक कमांड दोगे कोई भी, और इसके बाद क्या होगा, ये डेटा डिस्प्ले होने के लिए ये जो कोड रहेंगे यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में, वो यहाँ पे वो प्रोग्राम रन होगा। और वो प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी तुमने इनपुट दिया है, तो उस इनपुट के लिए कोई डेटा यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करेंगे यहाँ पे प्रोग्राम। और अगर यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल होता है, इस डेटाबेस में अगर कोई डेटा अवेलेबल होगा, तो वो डेटा अगेन तुम्हारा आएगा एप्लीकेशन लेयर में, और एप्लीकेशन लेयर से अगेन तुम्हें वो दिखेगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। लेकिन अगर तुम मान लो यहाँ पे कोई गलत ले लेते हो, राइट, जैसे अभी मान लो यहाँ पे जो है मैंने ये जीएल अकाउंट मान लो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। ओके, और इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो ये क्या दिखा रहा है, नो अकाउंट फुलफिल द सिलेक्शन कंडीशंस। मतलब क्या, यहाँ पे प्रोग्राम तो रन हुआ है, लेकिन वो टर्मिनेट भी हुआ है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस रिकॉर्ड के लिए, इस जीएल अकाउंट के लिए डेटाबेस में कोई भी डेटा अवेलेबल
नहीं है। डेटा किसके लिए अवेलेबल है? इस जीएल अकाउंट के लिए डेटा अवेलेबल है। तो इसे अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे तो देखो डेटा तुम्हें यहाँ पे सभी दिख जाए। ये डेटा सभी कहाँ पे है? डेटाबेस में। कहाँ पे रहेगा सभी डेटा? डेटाबेस में ये सभी रहेगा। ओके, देखो आप मतलब ये जो है R3 प्रिंसिपल, ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे 3 लेयर्स रहने वाले। फर्स्ट में जो है यूजर वर्क करेगा, सेकंड में तुम्हारे प्रोग्राम सर्वर्स मैसेजेस रहेंगे। अभी जैसे देखो यहाँ पे जो अगर तुम्हें डेटा डिस्प्ले होता है, देखो यहाँ पे मैसेज दिखता है तुम्हें। ये सभी जो मैसेजेस वगैरह होते हैं कहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर में। थर्ड वाला जो है डेटाबेस, उसमें क्या रहेगा? डेटा रहेगा। याद रहेगा ये सभी? ये कहाँ पे होता है वो सभी? ये टेक्निकल, टेक्निकल आर्किटेक्चर या R3 आर्किटेक्चर भी तुम इसे कह सकते हो। ओके, और इस R3 आर्किटेक्चर पे एसएपी का सॉफ्टवेयर वर्क करता है। और अभी इसमें से देखो ये जो प्रेजेंटेशन लेयर जो हम यूज कर रहे हैं, तो इस प्रेजेंटेशन लेयर के लिए S/4HANA में 2 ऑप्शन अवेलेबल। पहले ईसीसी में क्या था? एक ही ऑप्शन अवेलेबल था। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या होता है? ये स्क्रीन। तो एसएपी का सॉफ्टवेयर जो अभी तुम 2 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो तुम यूज कर सकते हो GUI, और सेकंड तुम्हारे पास ऑप्शन है फ्यूरी। दोनों भी हम देखेंगे, फ्यूरी क्या होता है, GUI क्या होता है, दोनों भी हम देखेंगे। ओके, डिटेल में देखेंगे हम डिफरेंस क्या क्या है ECC और S/4HANA में। ये यहाँ तक क्लियर? टेक्निकल आर्किटेक्चर क्लियर ये? ओके, अब इसके बाद देखो क्या होता है सिस्टम लैंडस्केप। इस सिस्टम लैंडस्केप में क्या होता है? 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है? 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। टेक्निकल आर्किटेक्चर जो इसमें क्या है? 3 लेयर्स है। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस, टेक्निकल आर्किटेक्चर में। और सिस्टम लैंडस्केप या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर जो इसमें क्या है? 3 तरह के सिस्टम है। क्या इसमें सिस्टम है? कितने? 3। कौन कौन से फिर वो? फर्स्ट इसमें से डेवलपमेंट, सेकंड इसमें, एक मिनट, इसे तुम कहोगे डेवलपमेंट सिस्टम या क्लाइंट भी कह सकते हो। ओके, इसे क्या कहोगे? डेवलपमेंट सिस्टम या क्लाइंट। और क्लाइंट मतलब क्या? अभी जो मैंने तुम्हें दिखाया था 100 200 लॉग इन करते समय जो हमें एंटर करना पड़ता था, देखो ये वाला। एक मिनट। ओके, इसे इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट सिस्टम या क्लाइंट तुम उसे कहोगे। देखो यहाँ पे जब तुम लॉग इन करते हो, तो लॉग इन करते समय देखो तुम्हें क्लाइंट एंटर करना होता है। ओके, ये क्लाइंट मतलब ही क्या होता है? डेवलपमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम या प्रोडक्शन सिस्टम। इस क्लाइंट से डिसाइड होता है कि तुम किस तरह के सिस्टम में लॉग इन करो। तुम डेवलपमेंट में कर रहे हो, क्वालिटी टेस्ट में कर रहे हो या प्रोडक्शन में कर रहे हो। वे डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्ट या प्रोडक्शन क्या होता है वो भी आगे देखते हैं। राइट, यस। तो ये फर्स्ट है डेवलपमेंट सिस्टम, सेकेंड इसमें क्वालिटी और टेस्ट सिस्टम। ओके, और थर्ड जो इसमें, थर्ड कौन सा है फिर? प्रोडक्शन। ओके, प्रोडक्शन सिस्टम या इसे तुम कहोगे क्लाइंट। डन। क्या होगा ये डेवलपमेंट सिस्टम, बता सकते हो? सिस्टम डेवलपमेंट। कौन सी सिस्टम डेवलप करोगे? यस, देखो डेवलपमेंट सिस्टम क्या होता है? ये डेवलपमेंट सिस्टम एग्जैक्टली तो हमने क्या देखा था यहाँ पे? प्रोजेक्ट की जो फेसेस थी उसमें से रियलाइजेशन में हमें क्या करना होता है? एसीपी का सॉफ्टवेयर हमें कस्टमाइज करना होता है। राइट, ये जो फेस है, ये जो रियलाइजेशन की फेस है, इसमें हमें क्या करना होता है? एसीपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना होता है। और अगर तुम्हें ये सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना है तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये वाला क्लाइंट तुम्हें यूज करना पड़ेगा, डेवलपमेंट क्लाइंट। डेवलपमेंट क्लाइंट या डेवलपमेंट सिस्टम किस लिए यूज किया जाएगा फिर? अगर तुम्हें एसीपी के सॉफ्टवेयर में कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कुछ डेवलपमेंट अगर करनी है, तो उस समय तुम यूज करोगे डेवलपमेंट क्लाइंट। और अभी यहाँ पे क्या होता है? क्लाइंट के लिए क्या होगा? नंबर्स रहेगा।
ओके, जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट जो क्लाइंट है तुम्हारा, मान लो इसके लिए कुछ नंबर है और वो नंबर मान लो कुछ इस तरह से। ओके, क्लाइंट जो होता है ना, क्लाइंट का जो नंबर रहेगा कोई भी एक हो सकता है, 000 से लेकर 999 तक कोई भी एक नंबर तुम क्लाइंट को दे सकते हो। 3 डिजिट का कोई भी नंबर क्लाइंट को हो सकता है। अभी इसमें से जो फर्स्ट जो क्लाइंट है मान लो तुम्हारा डेवलपमेंट क्लाइंट है मान लो तुम्हारा 200। डेवलपमेंट क्लाइंट के लिए नंबर कितना है, सपोज 200। अगेन इसमें जो क्वालिटी टेस्ट क्लाइंट है वो है मान लो 100, और यहाँ पे थर्ड जो है मान लो वो है 800। और इस तरह से तुम्हारे 3 क्लाइंट है। अभी जब तुम रियलाइजेशन करोगे तो रियलाइजेशन में क्या करना है, फिर तुम्हें जो बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाई थी उसी बिजनेस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे तुम्हें एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करना है। तो वो कस्टमाइजेशन तुम कहाँ पे करोगे, डेवलपमेंट क्लाइंट में तुम वो कस्टमाइजेशन करोगे। कहाँ पे करोगे, वो डेवलपमेंट क्लाइंट। और लॉगिन फिर तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हें डेवलपमेंट क्लाइंट यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करते समय तुम्हें ये वाला जो नंबर रहेगा क्लाइंट नंबर वो यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने जो किया था, राइट। जैसे अभी मान लो मुझे क्या करना है, कौन से क्लाइंट में लॉगिन करना है मुझे, डेवलपमेंट, राइट। तो डेवलपमेंट क्लाइंट में लॉगिन करने के लिए मैं यहाँ पे लूंगा 200। यहाँ पे जो भी मेरी यूजर आईडी रहेगी, यूजर आईडी लेंगे, ओके, इस तरह से, और इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखो अभी डेवलपमेंट सिस्टम जो है तुम्हारा, डेवलपमेंट क्लाइंट जो तुम्हारा ओपन हो चुका है। और जो भी फिर तुम्हारी बिजनेस ब्लूप्रिंट में रिक्वायरमेंट गैदर की थी तुमने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट की बेसिस पे तुम ये एसएपी का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। और इसके बाद क्या होता है, देखो सॉफ्टवेयर मान लो तुमने कस्टमाइज किया है, यहाँ पे रियलाइजेशन के फेज में तुमने सॉफ्टवेयर कस्टमाइज किया है। इसके बाद क्या होता है, फाइनल प्रिपरेशन जो है, इस फाइनल प्रिपरेशन में हमें टेस्टिंग लेनी होती है। कौन कौन सी टेस्टिंग लेते हैं फिर हम, यस, यूनिट टेस्टिंग, करेक्ट, और हाँ, सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, एसआईटी, यूटी, यूटी मतलब यूनिट टेस्टिंग, एसआईटी मींस सिस्टम इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, यूएटी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यस, ये सभी टेस्टिंग हम लेते हैं कहाँ पे, फाइनल प्रिपरेशन में। और अभी मान लो तुम्हें क्या करना है, टेस्टिंग अगर तुम्हें लेनी है तो तुम्हें उस समय क्या करना पड़ेगा, फिर क्वालिटी एंड टेस्ट क्लाइंट जो है इसका तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ओके, क्वालिटी टेस्ट क्लाइंट जो है इसका तुम्हें यूज करना पड़ेगा। और इस बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर 200 में नहीं लॉगिन करना पड़ेगा, तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा 100 में। ओके, उसके लिए जो भी नंबर दिया है क्लाइंट के लिए उसमें तुम्हें लॉगिन करना। और देखो इसके बाद क्या होता है, जब तुम टेस्टिंग लेते हो, सभी टेस्टिंग अगर तुम्हारी करेक्ट आती है तो तुम क्या करते हो, वो सॉफ्टवेयर जो है यूजर को यूज करने के लिए दे देते हो। मतलब जिस कंपनी के लिए तुमने इंप्लीमेंट किया है उसे तुम वो हैंड ओवर करते हो। और उसके बाद वो कंपनी क्या करते हैं, उसके जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं उस एसएपी के सॉफ्टवेयर पे, राइट। और जब वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय क्या किया जाता है, ये वाला जो क्लाइंट है प्रोडक्शन क्लाइंट, ये यूज किया जाता है। ओके, जब कंपनी में सॉफ्टवेयर वो यूज किया जाएगा उस कंपनी के डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, तो उस समय क्या होगा, क्लाइंट कौन सा यूज किया जाएगा, प्रोडक्शन क्लाइंट। ओके, और प्रोडक्शन क्लाइंट अगर तुम्हें यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन 800 क्लाइंट में लॉगिन करना पड़ेगा। और 800 क्लाइंट में लॉगिन करने के बाद जो भी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शन है फिर तुम उसमें वो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो अगर तुम्हें अगर यूजर आईडी दी है मान लो 200 के लिए, तो तुम सिर्फ 200 में ही लॉगिन कर पाओगे उस यूजर आईडी को यूज करके। जैसे अभी मान लो मेरे पास जो यूजर आईडी है वो मुझे मिली है 200 क्लाइंट के लिए, राइट। लेकिन इसके अलावा तुम किसी दूसरे क्लाइंट में अगर लॉगिन करने के लिए ट्राई कर रहे हो, जैसे ठीक है मान लो मैं यहाँ पे 200 की जगह 100 में ले लेता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड ले लेता हूँ मेरा, और इसमें अगर लॉगिन करने के लिए ट्राई करो तो देखो ये लॉगिन नहीं हो रहा है, राइट। ये लॉगिन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है, यस। तो इसका मतलब क्या, अगर तुम्हें यूजर आईडी मिली है एक क्लाइंट के लिए तो सिर्फ तुम उसी में एक्सेस कर पाओगे। तो कंपनी में क्या होता है, डेवलपमेंट की टीम वो अलग होती है, अगेन टेस्टिंग की टीम वो अलग होती है, प्रोडक्शन की टीम मतलब जो एंड यूजर्स जो रहेंगे डेटा रिकॉर्ड करने के लिए वो भी अलग होते हैं। तो इसीलिए एक्सेस जो होता है, हर एक क्लाइंट का एक्सेस किसी एक ही यूजर को दिया जाता है। मतलब किसी एक मतलब क्या, किसी एक तरह के यूजर को। अगर डेवलपमेंट के तो उन्हें डेवलपमेंट सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा, अगर कोई टेस्टिंग करने वाले तो उन्हें टेस्टिंग सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा, अगर वो एंड यूजर्स है तो उन्हें प्रोडक्शन सिस्टम का एक्सेस दिया जाएगा। क्लियर ये, यस। और इसके अलावा देखो अभी अगेन क्या होता है, ठीक है, ये तुम 3 तरह के सिस्टम जो तुम यूज कर रहे हो यहाँ पे,
डेवलपमेंट सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम या टेस्ट सिस्टम, इसमें देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये जो है तुम्हारा, ये कौन सा सिस्टम है, सपोज डेवलपमेंट सिस्टम, ये है तुम्हारा क्वालिटी सिस्टम, और ये है मान लो प्रोडक्शन सिस्टम, राइट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो मान लो इसमें मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लेता हूँ इसमें 200, ओके, ये कौन सा है 100, और सेकंड जो है ये है 800, मतलब ये प्रोडक्शन सिस्टम है तुम्हारा, ओके। अब इसमें देखो क्या होता है जो भी तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, तुम वो डेवलपमेंट कहाँ पे करोगे, इस क्लाइंट में तुम वो डेवलपमेंट करोगे सभी, ओके। 200 में जितनी भी तुम्हें डेवलपमेंट करनी है, जैसे एसीपी का सॉफ्टवेयर मान लो तुम्हें कंपनी के लिए कस्टमाइज करना है, तो तुम कहाँ पे करोगे, वो 200 क्लाइंट में करोगे, डेवलपमेंट क्लाइंट में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जितना भी डेटा तुम यहाँ पे जनरेट करोगे ना, जो भी कॉन्फ़िगरेशन का डेटा रहेगा, जैसे मान लो तुम्हें एक कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी तुमने क्रिएट की, एक जेएल अकाउंट क्रिएट करना है, या उसके लिए ग्रुप, तुम्हें जेएल अकाउंट के ग्रुप कुछ क्रिएट करने, वेंडर क्रिएट करना है, कस्टमर क्रिएट करना है, सभी जो डेटा तुम जितना भी डेटा यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, वो सिर्फ अवेलेबल रहेगा तुम्हारा इसी क्लाइंट में, राइट। जितना डेटा तुम क्रिएट करोगे ना, वो सभी डेटा कहाँ पे रहने वाला है तुम्हारा, इसी एक क्लाइंट में सभी डेटा तुम्हारा वो रहने वाला है। लेकिन हमें तो टेस्टिंग लेनी है, जो डेटा हमने कॉन्फ़िगर किया है, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, उसी की तो टेस्टिंग लेनी होती है हमें, राइट। लेकिन टेस्टिंग कहाँ पे ले लेते हैं हम, इस 100 क्लाइंट में हम टेस्टिंग लेंगे, टेस्ट क्लाइंट में, राइट। लेकिन इसमें डेटा कोई अवेलेबल रहेगा क्या, तो अगर तुम्हें टेस्टिंग तो लेनी है, और टेस्टिंग किस चीज के लिए लेनी है, तुम्हें जो कॉन्फ़िगरेशन तुमने किया है उसी की तुम्हें टेस्टिंग लेनी है। अगर टेस्टिंग तुम्हें यहाँ पे लेनी है, और इसके लिए अगर तुम्हारे 100 क्लाइंट में डेटा ही अवेलेबल नहीं है, कैसे कर पाओगे, डेटा कहाँ पे रहने वाला है तुम्हारा, 200 क्लाइंट में डेटा रहने वाला है। तो 200 क्लाइंट में से टेस्टिंग के लिए तुम्हें डेटा कहाँ पे लेना पड़ेगा, 100 क्लाइंट में। डेटा कहाँ पे पहले तुम्हारा 200 क्लाइंट में, ओके। और 200 से कहाँ पे लेना पड़ेगा फिर तुम्हें ये डेटा, 100 क्लाइंट में लेना पड़ेगा। कैसे लोगे, यस, कैसे लोगे, देखो क्या होता है इसके लिए, अगर तुम्हें डेटा जो है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में ट्रांसफर करना है, जैसे मान लो प्रोडक्शन से, सॉरी डेवलपमेंट से क्वालिटी टेस्ट, जब देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो यहाँ पे तुम टेस्टिंग लोगे उस डेटा की जो तुमने क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगर जो किया है, उसकी पहले टेस्टिंग लोगे टेस्ट क्लाइंट में। और अगर सभी टेस्टिंग करेक्ट आती है, तो तुम्हें क्या करना होता है, वो सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए देना पड़ता है सामने वाले कंपनी को। अब उस कंपनी को यूज करने के लिए दे रहे हो, मतलब ही क्या, वो सभी डेटा तुम्हें मूव करना पड़ेगा क्वालिटी से प्रोडक्शन सिस्टम में। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो तुम ये डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करते हो, तो इसी के लिए यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। क्या यूज किया जाता है इसके लिए, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, ओके। और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट भी जो है ये दो टाइप की होती है, ओके। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, इस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट कितने टाइप की होती है, दो। कौन कौन से वो, कौन कौन से टाइप है दो, तो तुम ट्रांसपोर्टेशन का बता रहे हो, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का हम देख रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, देखो दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, फर्स्ट दो टाइप कौन कौन से, एक है वर्क बेंच, ओके, वर्क बेंच रिक्वेस्ट, ओके, वर्क बेंच रिक्वेस्ट। और सेकंड होती है इसमें कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ओके, वर्क बेंच रिक्वेस्ट एंड कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ओके। ये दो तरीके की रिक्वेस्ट होती है। इसमें से ये जो होती है फर्स्ट, ये होती है क्रॉस क्लाइंट। क्या होती है ये, क्रॉस क्लाइंट, ओके। फर्स्ट रिक्वेस्ट जो होती है क्रॉस क्लाइंट, और सेकंड जो होती है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट, ये होती है क्लाइंट स्पेसिफिक, ओके। कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो है ये क्या रहेगी, क्लाइंट स्पेसिफिक ये रहेगी, ओके। क्या होगा फिर क्रॉस क्लाइंट और क्लाइंट स्पेसिफिक का मतलब, yes. क्लाइंट का इसमें ट्रांसफर
नहीं, देखो क्या होता है क्रॉस क्लाइंट मतलब क्या होगा, अगर कुछ डेटा तुम इस वर्कबेंच रिक्वेस्ट में जो डेटा तुम सेव कर रहे हो, जैसे मान लो तुम यहाँ पे वो डेटा जनरेट कर रहे हो, डेटा क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे 200 क्लाइंट में, वो डेटा तुम सेव कर रहे हो मान लो वर्कबेंच रिक्वेस्ट में, तो तुमने डेटा तो जनरेट किया है या क्रिएट किया है तुमने 200 क्लाइंट में, लेकिन सेम डेटा जो है वो 100 में भी अवेलेबल होगा और 800 में भी अवेलेबल होगा ऑटोमेटिकली। कब? अगर वो डेटा तुम्हारा सेव होता है वर्कबेंच रिक्वेस्ट में, तो ठीक है राइट। और इसके बाद जो होता है कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो होती है, कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में क्या होगा फिर, डेटा अगर तुम क्रिएट कर रहे हो 200 क्लाइंट में, तो वो सिर्फ रहेगा 200 क्लाइंट में, वो डेटा तुम्हें अगेन यहाँ पे 100 क्लाइंट में या 800 क्लाइंट में तुम्हें वो डेटा नहीं दिखेगा, राइट। यस, ठीक है, क्लियर यहाँ तक फिर। और देखो ये तुम नहीं डिसाइड करोगे कि डेटा तुम्हें वर्क बेंच में सेव करना है या कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में सेव करना है, ये सिस्टम डिसाइड करेगी। और ये किस बेसिस पे होता है, तुम किस तरह कहाँ पे तुम एग्जैक्टली डेटा क्रिएट कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो, इसके बेसिस पे ये जो वर्क बेंच रिक्वेस्ट है ये ऑटोमेटिकली पॉपअप होती है जब भी तुम सेव करने जाओगे तो, ओके। और जनरली क्या होता है, जो अब डेवलपर या बेसिस पर्सन जो होते हैं वो जो जिस तरह की वो डेवलपमेंट करते हैं, ओके, तो उनके लिए क्या होता है वर्क बेंच होती है, वर्क बेंच रिक्वेस्ट होती है। और कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट जो होती है ये होती है फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए, ओके। यस, क्लियर है। यस, तो याद रखना यहाँ पे जब भी तुम डेटा टेस्ट करने जाओगे तो टेस्टिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है, डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना होता है, और उसके लिए तुम यूज करोगे किसका, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, या इसे ही कहा जाता है टीआर शॉर्टकट में। मे भी तुम्हें फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलेगा आगे जाकर टीआर, उसमें भी अगेन होता है चेंज टीआर होता है, कॉपी टीआर होता है, ओके। यस, यहाँ तक क्लियर, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एसएपी के वर्जन्स, देखना है। क्लाइंट स्पेसिफिक मतलब अगर तुम डेटा जनरेट करो यहाँ पे 200 क्लाइंट में, तो वो सिर्फ रहेगा 200 क्लाइंट तक ही लिमिटेड रहेगा, राइट। जैसे अभी हम क्या नहीं, देखो क्या होता है, अगर तुम चेंजेस कर रहे हो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मान लो तुम कर रहे हो, सभी एक कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उसके लिए तुम कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हो वो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो 200 क्लाइंट में तो यहाँ पे क्या होगा, सभी जो डेटा रहेगा यहाँ पे, तो वो सभी डेटा तुम सेव कहाँ पे करने वाले हो, इस रिक्वेस्ट में, क्लाइंट स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में, मतलब एक कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में तुम सेव करोगे, राइट। लेकिन इससे क्या होगा फिर, अगर तुम्हें वो डेटा अगर इसमें सेव करो, इस कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट में अगर तुम डेटा सेव करो, तो वो लिमिटेड रहेगा, इसी क्लाइंट के लिए वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन टेस्टिंग लेने के लिए तुम्हें वो डेटा कहाँ पे चाहिए होता है, 100 क्लाइंट में, या जब वो सॉफ्टवेयर यूज करना है किसी यूजर को तो उसे वो यूज करना होता है 800 क्लाइंट में, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है फिर, ये जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है तुम्हारी, ये एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में मूव की जाती है इस तरह से, ओके। यस, क्लियर फिर यहाँ तक। कौन सा, हाँ नहीं, ये ऐसे ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट है, ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का ही ये अलग कंसेप्ट है। देखो ये जो दो थी, ये दो अलग कंसेप्ट थी, ये टेक्निकल, ये आर्किटेक्चर है, टेक्निकल आर्किटेक्चर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर या सिस्टम लैंडस्केप, ये दो आर्किटेक्चर है, ओके। और ये कंप्लीटली अलग कंसेप्ट है, ओके, ये अलग टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का ये अलग टॉपिक है, वो दो अलग थे, ये दो अलग है, ओके। R1 R2 R3 नहीं है, वो क्या होता है R1 R2 R3, वो बताता हूँ मैं तुम्हें अभी, राइट। तो देखो हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में, जब एसएपी कंपनी ये स्टार्ट हुई थी, तो कब स्टार्ट हुई थी, ये 1972 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट उन्होंने रिलीज किया था R1, और ये R1 था सिर्फ फाइनेंस के लिए। किस लिए था R1, सिर्फ फाइनेंस के मॉडल के लिए था, ओके। और R1 का मतलब जो यहाँ पे देखते क्या होता है, ओके। इसके बाद देखो सेकंड जो रिलीज किया था उन्होंने, कौन सा रिलीज किया था सेकंड, R2, ओके। और R2 जो है, R2 में क्या किया था फिर, अदर मॉडल्स भी ऐड किए थे, जैसे MM या SD जो है, ये मॉडल्स भी कुछ इसमें ऐड किए थे। और उसके बाद थर्ड उन्होंने लॉन्च किया था R3। तो अभी R3 जैसे ही लॉन्च किया था, तो R3 लॉन्च करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये बना था कंप्लीटली एक ERP सॉफ्टवेयर, ये बना था,
राइट। R3 लॉन्च करने के बाद क्या हुआ था, ये एक ERP सॉफ्टवेयर बना था, मतलब इसे एज अ ERP सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज किया जाता था, लेकिन इससे पहले जो इसे एज अ कंप्लीट ERP सॉफ्टवेयर उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। और देखो जी यहाँ पे फिर अभी ये जो R1 R2 R3 है, क्या हो सकता है इसका मतलब? R3 हमने देखा, R3 मतलब क्या था, हाँ टेक्निकल आर्किटेक्चर, और वो यहाँ पे क्या है SAP का एक वर्जन भी है। और R3 का मतलब क्या था फिर, जो 3 थे वहां पे वो क्या थे, लेयर इंडिकेट करते, ये जो 1 2 3 है ये क्या इंडिकेट करती है यहाँ पे, लेयर्स या टियर तुम उसे कहोगे, ओके। और R जो है, R क्या इंडिकेट करता है फिर यहाँ पे, R मीन्स क्या है यहाँ पे, रियल टाइम। R मीन्स क्या है, रियल टाइम। और ये जो 1 2 3 है ये क्या है फिर, टियर या लेयर तुम इसे कहोगे, राइट। और देखो यहाँ पे क्या था, R मतलब क्या है फिर यहाँ पे, रियल टाइम। क्या क्या मतलब होगा फिर एग्जैक्टली, रियल टाइम मतलब क्या एग्जैक्टली? यस, तू नींद लेके आया करे यार। यस, क्या होता है रियल टाइम का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारा एक सिस्टम है सपोज, ओके एसएपी का सिस्टम है इसमें, मतलब ये एसएपी का सिस्टम है, इसमें सपोज 2 यूजर्स है तुम्हारे, राइट। ये मान लो ये एक यूजर है, अगेन यहाँ पे सेकेंड यूजर है, एक ही सिस्टम पे 2 यूजर सपोज तुम्हारे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट यूजर जो है, फर्स्ट यूजर क्या करेगा, कोई डेटा जनरेट करेगा। मान लो इसने क्या किया है, इस यूजर ने क्या किया है, एक एंट्री मान लो कोई पोस्ट कर दी है, राइट। फॉर एग्जांपल इसमें कोई एक ऑफिस एक्सपेंसेस की जो एंट्री है वो मान लो इसमें इसने पोस्ट कर दी है किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट की। तो क्या होगा, जैसे ही ये फर्स्ट यूजर जो है, फर्स्ट यूजर जैसे ही कोई एक एंट्री पोस्ट कर देगा, तो वही एंट्री जो है एट अ टाइम जैसे ये पोस्ट कर देगा, सेम उसी टाइमिंग को ये जो सेकंड यूजर है ये वो एंट्री देख पाएगा। मतलब डेटा जो है यहाँ पे रियल टाइम, रियल टाइम मतलब भी क्या, लाइव डेटा तुम कह सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि डेटा जो है उसमें पहले रिकॉर्ड किया जाता है, और बाद में अगर तुम्हें देखना है रिपोर्ट अगर देखनी है तो उसके लिए कुछ टाइम के बाद वो तुम्हें सेव करने के बाद कुछ टाइम के बाद डेटा तुम्हें देखने लगता है, राइट। तो एसीपी में ऐसा है क्या, नहीं है। जैसे डेटा तुम जनरेट कर रहे हो, डेटा जब तुमने वो डेटा जनरेट किया है उसके बाद ही इंस्टेंटली तुम क्या कर सकते हो, वो डेटा डिस्प्ले भी कर सकते हो। मतलब डेटा लैगिंग इसमें है क्या, नहीं है। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, रियल टाइम डेटा सिस्टम या रियल टाइम, ओके। मतलब रियल टाइम का मतलब क्या होगा फिर, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन एक और एक एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट यूजर जो है, मान लो ये यूजर क्या करता है, किसी वेंडर का पेमेंट जो है ये पोस्ट कर देता है, मान लो फर्स्ट यूजर, ओके। और वेंडर का पेमेंट जो है मान लो इसने क्या किया है, एक इनवॉइस पोस्ट किया है वेंडर पेमेंट के लिए 50,000, ओके। और जैसे ही इसने ये 50,000 का इनवॉइस पोस्ट किया, तो इसके बाद सेकंड मतलब इसकी सेकंड जो यूजर है वो सेकंड यूजर क्या कर सकता है, जैसे ही इसने पोस्ट किया ये इनवॉइस, तो उसी समय ये क्या कर सकता है, वो बैलेंस देख सकता है वेंडर का, और ये आउटगोइंग पेमेंट जो है रिलीज भी कर सकता है उसी समय, राइट। मतलब क्या है, डेटा यहाँ पे रियल टाइम है, ओके। यस, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद R1 R2 R3 ये क्या होगा फिर, ठीक है। आर तो आर का मतलब हमने देखा, आर का मतलब तीनों में भी सेम ही है, अपग्रेड वर्जन तो है ही। देखो R1 मतलब क्या था, ये फर्स्ट वाला वर्जन था एसीपी का, R2 उसके बाद रिलीज किया, तो ये सीक्वेंस है जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन देखो R1 में क्या था फिर, सिर्फ प्रेजेंटेशन लिया। R1 में क्या था, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब क्या होता है, ऑलरेडी हमने देखा है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब कौन सा, ये एसीपी का जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एसीपी का सॉफ्टवेयर है, इसे क्या मतलब, जो स्क्रीन तुम्हें ये दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर, ओके। ऐसे प्रेजेंटेशन लेयर है। और इसके बाद मतलब R1 जो था, फिर R1 में क्या था, सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर थी, और बाकी के चीजों के लिए फिर इस कंपनी को दूसरे कंपनीज पे डिपेंड रहना पड़ता था, राइट। इसके बाद R2 जो है, R2 में क्या है, फिर 2 लेयर्स आए इसमें, ओके। देखो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये क्या है R1, ओके। R1 में क्या है, सिर्फ फिर प्रेजेंटेशन लेयर। R1 में क्या है, सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर।
अगेन R2 जब रिलीज किया एसएपी ने, तो उसमें क्या हुआ था फिर 2 लेयर्स थी. ओके, प्रेजेंटेशन लेयर प्लस एप्लीकेशन लेयर. ओके, प्रेजेंटेशन प्लस एप्लीकेशन, इस तरह से 2 लेयर्स है इसमें. देखो ये फर्स्ट कौन सा था, प्रेजेंटेशन लेयर, इस प्रेजेंटेशन लेयर, और सेकंड कौन सा था, एप्लीकेशन लेयर. ये किस में थे फिर, R2 में. ओके, R2 में. और R3 जो था फिर, R3 में क्या हुआ था फिर, 3 लेयर्स थे. कौन कौन से, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस. ये 3 लेयर्स रहेंगे किसमें, थर्ड में. ओके, R3 में. फर्स्ट कौन सा था फिर ये लेयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस. इस तरह से 3 लेयर्स रहेंगे तुम्हारे किसमें, R3 मतलब R3 का जो वर्जन था उसमें. राइट. और ये अभी देखो R3 प्रिंसिपल जो ये क्या होता है वो भी हमने ऑलरेडी देखा है. राइट. तो इस तरह से जो है ये R1 R2 पहले एसएपी के सॉफ्टवेयर जो ये थे. राइट. और इसके बाद जो है देखो R1 R2 R3, इसके बाद फिर एसएपी ने क्या किया था अगेन 2004 में. ओके, अभी ये जो है आई थिंक ये जो R3 जो लॉन्च किया था, तो आई थिंक ये कुछ 91 या 92 में ये रिलीज किया था. 1991 या 92 में कुछ ये रिलीज किया था उन्होंने R3. और इसके बाद जो है 2004 में इन्होंने लॉन्च किया था ECC. क्या मतलब होता है ECC का, सुना है कभी, देखा है कहीं पे? हाँ, ये R3 का अपग्रेडेड वर्जन है ECC. लेकिन मतलब क्या होता है इसका, ECC जो फुल फॉर्म क्या है इसका, देखा है कहीं पे? ECC क्या कहा जाता है, इंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट या ERP सेंट्रल कंपोनेंट. ओके, और ये कब रिलीज हुआ था फिर ECC जो, ये कब रिलीज हुआ था, 2004 में ये रिलीज हुआ था. और लास्ट वर्जन जो आया था इसमें वो कौन सा था, नहीं ECC का ECC 6.0 ये लास्ट वर्जन था. ओके, मतलब देखो ECC की सीरीज जो ये कब स्टार्ट हुई थी, 2004 में ये स्टार्ट हुई थी. और इसमें बहुत सारे वर्जन जो है इसमें इन्होंने रिलीज किए थे. राइट. जैसे ECC 4.2, 4.1, 4.5 B, ऐसे बहुत सारे वर्जन जो इन्होंने ECC की सीरीज में लॉन्च किए थे. राइट. लेकिन इसके बाद लास्ट वर्जन जो था उनका, तो लास्ट वर्जन कौन सा था इसमें, इस ECC की सीरीज में, ECC 6.0 ये लास्ट वर्जन था. राइट. और ये लास्ट वर्जन जो आया था इन्होंने, ये कब आया था, तो देखो इसमें भी ठीक है ये लास्ट वर्जन जो था. लेकिन इसके बाद क्या किया, तो उन्होंने कोई भी न्यू वर्जन जो अपडेट नहीं किया. इसमें वर्जन अपडेट नहीं किया उन्होंने, लेकिन क्या किया था, पैकेजेस रिलीज किए थे, इनहांसमेंट पैकेजेस. मतलब कुछ एडिशनल बिजनेस प्रोसेसेस जो है इस इनहांसमेंट पैकेज के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, मतलब ECC के सॉफ्टवेयर में. राइट. और ऐसे इनहांसमेंट पैकेज फिर उन्होंने कितने रिलीज किए थे, EHP 1 से लेकर 7 तक, मतलब ऐसे 7 इनहांसमेंट पैकेज जो है उन्होंने रिलीज किए थे. और लास्ट जो इनहांसमेंट पैकेज उन्होंने रिलीज किया था, तो वो रिलीज किया था उन्होंने 2009 में. और 2009 के बाद जो ECC का जो सॉफ्टवेयर था इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया है 2009 के बाद. लेकिन अभी भी वो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है. राइट. यस. और इसके बाद जो फिर उन्होंने क्या किया, 2010 ओके 2010 में इस कंपनी ने क्या किया, HANA लॉन्च किया. क्या लॉन्च किया इन्होंने, HANA क्या है फिर ये, डेटाबेस. HANA क्या है, यस डेटाबेस. HANA क्या है, ये डेटाबेस. S4 HANA और HANA ये दोनों अलग है. ओके, सिर्फ HANA जो है ये क्या है, डेटाबेस है. S4 HANA क्या है, S4 HANA ERP सॉफ्टवेयर है. राइट. देखो S4 HANA कब लॉन्च किया था इन्होंने, 2015 में. ओके, और S4 HANA, S4 HANA ये क्या है, ये S4 HANA क्या है, ERP है. एक ERP सॉफ्टवेयर है. और देखो जैसे ECC एक ERP सॉफ्टवेयर है, उसी तरह से S4 HANA भी क्या है, एक ERP सॉफ्टवेयर है. लेकिन ये जो HANA है सिर्फ, ये HANA क्या है, डेटाबेस. और HANA का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे,
हाई एनालिटिक अप्लायंसेस। हाना का फुल फॉर्म क्या है? हाई एनालिटिक अप्लायंसेस। ओके, उसके बाद है S/4HANA, और S/4HANA का मतलब क्या है फिर? बिजनेस सूट 4th जनरेशन हाई एनालिटिक्स। S/4HANA का मतलब क्या है? बिजनेस सूट। यस जो इंडिकेट करता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? सूट। ओके, बिजनेस सूट 4th जनरेशन हाई एनालिटिक्स। अरे भी इसे जो नेम दिया है S/4HANA, ये क्यों क्यों नेम दिया है इसे? क्योंकि ये क्या है? एक बिजनेस सॉफ्टवेयर है, इसीलिए उसे नेम क्या दिया है उन्होंने? बिजनेस सूट 4th जनरेशन। 4th जनरेशन क्यों? क्योंकि देखो, फर्स्ट जो जनरेशन थी इनकी, वो फर्स्ट कौन सी थी फिर? आर की सीरीज, ये फर्स्ट जनरेशन में थे। अगेन सेकेंड में क्या था? ECC, थर्ड में हाना, और फोर्थ में S/4HANA। इसीलिए इसे नेम क्या दिया है? S/4HANA 4th जनरेशन हाई एनालिटिक्स। ओके, बिजनेस सूट 4th जनरेशन हाई एनालिटिक्स, राइट? यस, क्लियर है यहां तक? राइट। अभी जो करंटली यूज किया जा रहा है मार्केट में, वो दोनों भी यूज हो रहे हैं। ECC का भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, और हाना का भी यूज हो रहा है, और डेटाबेस भी यूज हो रहा है। ओके, डेटाबेस किस लिए? क्या अभी डिपेंड करता है। 6.0 नहीं, वो 0 है। 6.0 ECC 6.0 ये क्या है? ये लास्ट वर्जन था। इस वर्जन को सपोर्ट करने के लिए ये इनहांसमेंट पैकेजेस रिलीज किए थे। अभी कुछ मतलब जैसे जिस कंपनी को, मतलब इस इनहांसमेंट पैकेजेस में क्या था? कुछ एडिशनल फीचर्स थे, राइट? जो पबजी खेला है आप में से किसी ने खेला है? पबजी में देखो क्या होता था, स्टैंडर्ड पबजी जो आता है उसमें एक मैप रहेगा, कोई तो क्लासिक वगैरह कोई मैप रहेगा। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल मैप्स उसमें आते हैं, वो तुम्हें डाउनलोड करने पड़ते हैं अगर यूज करने, राइट? स्टैंडर्ड में क्या होगा, कोई एक आ जाएगा, इसके अलावा तुम्हें अदर अगर यूज करने तो वो डाउनलोड करने पड़ते हैं तुम्हें। उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, मतलब ECC 6.0 जो है ये क्या है? एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ एडिशनल चाहिए, तो उस एडिशनल के लिए तुम्हें फिर ये इनहांसमेंट पैकेजेस लेना। ओके, क्लियर? यस, यस। अब इसके बाद देखो, ये जो S/4HANA है, क्यों जरूरत पड़ी होगी S/4HANA लॉन्च करने की मार्केट में? जैसे देखो, आपने सुना होगा मे बी कि S/4HANA जो है ये ECC का अपग्रेडेड वर्जन है। सुना है ना? यही सुना है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। S/4HANA एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है, राइट? आपने जो सुना है ना कि S/4HANA जो है ECC का अपग्रेडेड वर्जन है, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी को अपग्रेड वर्जन ही लाना होता तो वो ECC 6.0 से 6.1 कर लेती, या 7.0 कर लेती, राइट? लिया, या इनहांसमेंट पैकेज ऑलरेडी 7 उन्होंने रिलीज किए थे, 8 रिलीज कर देते इनहांसमेंट पैकेज। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं। उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे एक रीडिजाइन किया है। मतलब ये S/4HANA का जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर है उन्होंने क्या किया है? रीडिजाइन किया है। रीडिजाइन क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि देखो, इसमें बहुत सारे चेंजेस उन्होंने किए, जैसे टेबल से लेकर GUI तक के चेंजेस जो है सभी उन्होंने किए, राइट? जैसे पहले ECC में क्या होता था, ECC में सिर्फ यूजर इंटरफेस एक था, GUI। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक यूजर इंटरफेस था ECC के लिए। ओके, इस तरह से एक ही यूजर इंटरफेस था। लेकिन S/4HANA जो है, S/4HANA में उन्होंने यूजर इंटरफेस भी चेंज किया है, राइट? प्रोग्राम से लेकर GUI तक उन्होंने सभी चेंज किए। एनालिसिस जो तुम करते हो रिपोर्ट में, वो सभी चीजें जो यहाँ पे चेंज हुई। इसीलिए ऐसा नहीं है कि S/4HANA सिर्फ ये ECC का अपग्रेडेड वर्जन है, सिर्फ ऐसा नहीं है। S/4HANA क्या है? कंप्लीटली न्यू डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। इसमें जो प्रोग्राम जो होते हैं, प्रोग्राम भी इसमें रीडिजाइन किए परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, या यूजर की जो इजी एक्सेसिबिलिटी जो है उसके लिए उन्होंने जो फ्यूरी जो होती थी वो भी उन्होंने रिलीज की। मतलब यूजर इंटरफेस जो है फ्यूरी, वो भी उन्होंने रिलीज किया। ओके, यस। तो क्या रीजन हो सकता है, क्यों जरूरत पड़ी होगी उन्हें S/4HANA रिलीज करने की? क्या लगता है आपको, क्यों जरूरत पड़ी होगी? यस, यस। और कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करने से ठीक है, और ठीक है, और
सिंपल डेटा मॉडल। सर Simple data model। 2010 में सिर्फ खाना डेटाबेस था, उसको कंप्लीट ईआरपी सॉफ्टवेयर किया। रियल टाइम देखो नहीं देखो क्या होता है, हाँ वो सब तो है ही, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता था, पहले एसीसी में क्या होता था, डेटा जो है एसीसी, जितने भी कस्टमर एसीपी का एसीसी ये वर्जन यूज करते थे, उन सबका डेटा कहाँ पे सेव किया जाता था, एक थर्ड पार्टी डेटाबेस, राइट, जैसे IBM, ओरेकल, DB2, ओके, इस तरह से थर्ड पार्टी कंपनी के डेटाबेस में इसका डेटा सेव किया जाता था। या इसके अलावा देखो ये सॉफ्टवेयर कब डिजाइन किया था, 2004 में। कब लॉन्च हुआ था ये, 2004 में। मतलब इसमें जो कोड थी, जो टेक्नोलॉजीज थी, बहुत ही पुरानी थी। लेकिन अभी अभी करंटली अगर मार्केट में देखोगे तो ऐसी बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में आ चुकी है और वो कंपनीज यूज कर रही है। और इसी यही एक मेन रीजन क्या है इसमें, फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, वो न्यू टेक्नोलॉजीज को ये एसीसी का सॉफ्टवेयर इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकता था। जैसे क्या क्या है न्यू टेक्नोलॉजीज, बता सकते हो? यस करेक्ट, एआई, और वो एआई ही है। ओके, और क्या क्या है न्यू टेक्नोलॉजीज? एआई है, ओके, एआई में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चैट जीपीटी है, ओके, और अगेन नेक्स्ट कौन सा है? हाँ, ओके, रोबोटिक और ब्लॉकचेन। वो सर डेटा ट्रांसफर, कौन सा? डेटा ट्रांसफर करना होता है। मतलब बहुत सारी है, जैसे देखो मेन कौन कौन सी है, एआई, उसके बाद ब्लॉकचेन, क्लाउड, और आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऐसी बहुत सारी और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, ईसीसी का जो सॉफ्टवेयर है, इस ईसीसी के सॉफ्टवेयर में वो सभी चीजें जो है कंफर्टेबल नहीं थी, या ईसीसी का सॉफ्टवेयर जो है उन न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ इजीली इंटीग्रेट नहीं होता था। और फिर एसीपी ने इसीलिए क्या किया, S/4HANA जो है कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट डिजाइन किया, ताकि ये न्यू प्रोडक्ट जो है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, उनके साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकते हो। अभी S/4HANA जो इसमें तुम एआई जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हो। डायरेक्टली तुम कमांड दोगे, तुम्हें किस तरह के रिपोर्ट चाहिए, जैसे चैट जीपीटी अगर तुमने यूज किया होगा, तुम उसमें एक प्रॉम्प्ट देते हो, वो तुम्हें सभी रिजल्ट दे देता है। उसी तरह से एसीपी ने क्या किया है, उसका जूल जो है एक एआई बनाया है उसने, जूल कोपायलट नाम से। तो उसमें तुम क्या करोगे, अगर कमांड दोगे कि तुम्हें रिपोर्ट चाहिए, मान लो किसी एक तरह का तुम्हें रिपोर्ट चाहिए, कौन सा रिपोर्ट तुम्हें चाहिए वो तुम कमांड दोगे और डायरेक्टली तुम्हें वो लिस्ट बना के देगा, रिपोर्ट बना के देगा। जैसे मान लो तुम्हें वेंडर का रिपोर्ट चाहिए, तो तुम क्या करोगे, उसे एक प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे वेंडर का रिपोर्ट चाहिए, किस वेंडर का चाहिए, किस डेट से किस डेट तक तुम्हें रिपोर्ट चाहिए। इस तरह से एक प्रॉम्प्ट दोगे तो वो कंप्लीटली तुम्हें रिपोर्ट बना के देगा डायरेक्टली। वो यहाँ पे इस S/4HANA में इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन वो क्लाउड के लिए अभी तक ऑन प्रीमाइसेस के लिए नहीं आया है। क्लाउड ऑन प्रीमाइसेस क्या होता है आगे देखो, ओके। यस, इसके अलावा आईओटी जो है, आईओटी डिवाइसेस मतलब क्या होता है, आईओटी मतलब क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है उसमें एग्जैक्टली? डेटाबेस नहीं, आईओटी मतलब क्या होता है, जैसे देखो आपने ओला की वो स्कूटी देखी होगी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, उसमें देखो गाने बजते, रोड पे बस चलते, राइट। तो वो क्या है, एक तरह से आईओटी डिवाइस है। इसके अलावा आपने डिजिटल वॉचेस देखी होंगी, उसमें भी अभी कॉलिंग होती है, म्यूजिक भी देखते हैं कुछ वॉचेस में, मतलब चलती है म्यूजिक भी। तो वो जो है वो सभी क्या है, आईओटी डिवाइस है सभी, राइट। या इसके अलावा तुमने कार में देखा होगा, ड्राइविंग सीट के साइड में वहां पे एक मैप तुम ओपन करके देख सकते हो, वो भी क्या है, एक तरह से आईओटी डिवाइस है, राइट। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एसएपी का सॉफ्टवेयर, उन सभी तरह के मतलब अलग अलग जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं इनके साथ भी इजीली इंटीग्रेट होता है। ओके, क्लियर? फिर ये यहाँ तक रीजन क्या था, फिर न्यू सॉफ्टवेयर रिलीज करने के लिए, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है उससे इजीली इंटीग्रेट करने के लिए, या उस टेक्नोलॉजी का यूज करके परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, या इसके अलावा परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, इजी यूज के लिए जो है ये सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया है, राइट। और अभी ये सॉफ्टवेयर अगर उन्होंने बनाया है S/4HANA का, तो ऑब्वियसली इसमें ईसीसी में और इसमें कुछ डिफरेंस होगा, राइट। क्या डिफरेंस होगा फिर इसमें? ईसीसी और S/4HANA। देखो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं ईसीसी, यहाँ पे S/4HANA, ओके। ये दो जो है अलग अलग सॉफ्टवेयर है अभी, राइट। अभी इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, ईसीसी और S/4HANA में।
किसी ओरेकल और कोई इस पे चलता है, S4 HANA सिर्फ शायद क्या है इसमें चलता है। हाना के डेटाबेस। हाँ। ओके, देखो सबसे पहले क्या रहेगा फिर इसमें डेटाबेस। ओके, डेटाबेस। और डेटाबेस में फर्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, मतलब ये जो ईसीसी का जो डेटा था वो क्या किया जाता था, थर्ड पार्टी डेटाबेस में सेव किया जाता था। थर्ड पार्टी डेटाबेस कौन से, फिर आईबीएम, डीबी, ओके, या ओरेकल। ओके, तो हाँ, तो इस तरह के जो डेटाबेसेस थे, मतलब थर्ड पार्टी डेटाबेस, इनके डेटाबेस में ईसीसी का डेटा सेव किया जाता था। लेकिन एस4 हाना जो है, इस एस4 हाना का डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता है, हाँ, मतलब इन्हीं के सॉफ्टवेयर में नहीं, इन्हीं के डेटाबेस में। ओके, हाना जो डेटाबेस है इनका, इस डेटाबेस में ये सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये डेटा जो है सभी सेव किया जाता है एस4 हाना। अगर तुम्हें देखना है यहाँ पे, तुम्हें ये अगर देखना है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, तुम्हें वो अगर देखना है तो कहाँ से देखोगे तुम, या तुम्हें अगर देखना है कि तुम एग्जैक्टली जो सीख रहे हो या तुम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसका वर्जन कौन सा है या उसके लिए डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, वो अगर तुम्हें देखना है तो देखो कहाँ पे जाओगे तुम, यहाँ पे सिस्टम स्टेटस, और देखो स्टेटस में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा। तो अगर नीचे स्क्रॉल करोगे तो देखो डेटाबेस सिस्टम तुम्हें इसमें दिख रहा है। क्या है डेटाबेस सिस्टम यहाँ पे, डीबीए। ओके, डेटा एसडीबी है, डेटाबेस सिस्टम क्या है, एसडीबी। एसडीबी का मतलब क्या होगा फिर यहाँ पे, हाना डेटाबेस। एसडीबी का मतलब क्या है, हाना डेटाबेस। ओके, और इसके अलावा अगर तुम्हें मान लो तुम्हें सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर तुम यूज करो एस4 हाना का, लेकिन एस4 हाना में भी क्या हुआ, बहुत सारे वर्जन रिलीज हुए। हर साल जो है एस4 हाना के लिए एक वर्जन रिलीज होता है, ऑन प्रीमाइसेस के लिए एक वर्जन रिलीज होता है, क्लाउड के लिए 2 रिलीज होते हैं। ओके, अभी हम जो यूज कर रहे हो कौन सा है, ऑन प्रीमाइसेस है। हम जो यूज कर रहे हो कौन सा है, ऑन प्रीमाइसेस, राइट। तो देखो इसके लिए अगर तुम्हें वर्जन देखने की, एग्जैक्टली तुम जो यूज कर रहे हो उसका वर्जन अगर तुम्हें देखना है तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, राइट, प्रोडक्ट वर्जन। इस प्रोडक्ट वर्जन, इसमें अगर तुम जाओगे इंस्टॉल प्रोडक्ट वर्जन, तो देखो यहाँ पे सभी तुम्हें वर्जन देखने। हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, एस4 हाना ऑन प्रीमाइस। ओके, और इसमें वर्जन कौन सा है फिर हमारा, 2023। ये लेटेस्ट वर्जन है 2023 का। अभी तक जो है 24 का वर्जन मार्केट में रिलीज नहीं हुआ, तो ये लेटेस्ट वर्जन आप देखने वाले, ओके, 23 का। ओके, यस, और सेम ईसीसी का अगर तुम चेक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखने वाला है फिर, yes, यहाँ पे सेम प्रोसेस रहेगी ईसीसी का भी चेक करने के लिए, लेकिन ईसीसी में तुम्हें यहाँ पे दिखेगा ओरेकल या जो भी अदर डेटा उसके लिए यूज हो रहा है। एक मिनट, इस यहाँ पे तुम्हें ईसीसी के लिए क्या दिखेगा, डेटाबेस सिस्टम जो ईसीसी के लिए तुम्हें दिखेगा कौन से, ओरेकल दिखेगा, या जो भी अगर अदर कोई यूज हो रहा है तो जो भी यूज हो रहा है उसके लिए वो तुम्हें यहाँ पे। ओके, क्लियर फिर यहाँ तक। Yes. अभी नेक्स्ट जो चेंज है इसमें वो कौन सा है, यूआई। यूआई मतलब क्या, यूजर इंटरफेस। ओके, यूआई मतलब क्या, यूजर इंटरफेस। और ईसीसी के लिए यूजर इंटरफेस क्या था फिर, जीयूआई। जीयूआई का मतलब क्या है फिर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जीयूआई मतलब क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ईसीसी के लिए क्या होता था फिर, ये जो है ये ओनली वन इंटरफेस जो है ईसीसी के लिए अवेलेबल, ये सिंगल जो है यूजर इंटरफेस ईसीसी के लिए अवेलेबल था। लेकिन एस4 हाना के लिए दोनों भी अवेलेबल है। एक ये एस4 हाना अगर तुम्हें यूज करना है तो ये तुम यूज कर सकते हो जीयूआई, या तुम इसे यूज कर सकते हो फ्यूरी में भी, जीयूआई में भी यूज कर सकते हो या फ्यूरी में भी यूज कर सकते हो, राइट, क्लियर। ये अभी जो है ये जो हम देख रहे थे ये कौन सा है, ये जीयूआई। ओके, और अगर तुम्हें फ्यूरी में जाना है तो देखो फ्यूरी में जाने के लिए तुम ये वाला टी कोड जो है ये यूज कर सकते हो, या अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज करोगे ना फ्यूरी का टी कोड /n/ui2/FLP, ये इस तरह से टी कोड अगर तुम यहाँ पे यूज करोगे, इसे एंटर करोगे, देखो ये वेब पेज पे ओपन होगा, हो रहा है। इस तरह से वार्निंग मैसेज आएगा यहाँ पे तुम्हें, नॉट सिक्योर, इस तरह से। यहाँ पे अगेन जाना है एडवांस में, एडवांस के बाद कंटिन्यू। देखो यहाँ पे तुम्हें यूजर लेना पड़ेगा, जो भी यूजर आईडी है तुम्हारी वो यहाँ पे ले लो, राइट।
और देखो ये ओपन हुआ है तुम्हारा वेब पेज पे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे GUI पे क्या है टिक कोड से, उसी तरह से यहाँ पे रहेंगे एप्स। अगर तुम्हें कोई भी एंट्रीज पोस्ट करनी है, जैसे तुम्हें मान लो जनरल लेजर की एंट्रीज पोस्ट करनी है, तुम यहाँ से करोगे। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारे एप्स तुम्हें दिखेंगे, राइट। तो ये जो GUI है, सॉरी ये जो फ्यूरी है, ये तुम यूज कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है तो। ओके, बट सर ये इस पे खुलता है, क्रोम पे खुलता है, यस, डायरेक्टली क्रोम से यूज कर सकते हो। और ये एक एडवांस चीज इन्होंने ऐड की यहाँ पे, क्योंकि पहले क्या होता था, एसीपी का सॉफ्टवेयर जो तुम कहाँ पे यूज कर सकते थे, जहाँ पे तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, सिर्फ वही से तुम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते थे। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे इन्होंने फ्यूरी रिलीज किया है, तो फ्यूरी रिलीज करने से क्या होगा, कहीं से भी तुम वो रिमोटली यूज कर सकते हो। सर एक मोबाइल से मोबाइल से भी होता है, लेकिन उसके लिए एक्सेस देने पड़ते हैं मोबाइल से करने के लिए। अभी हमारे पास जो है वो मोबाइल पे ओपन नहीं होता है, उसके लिए एक्सेस देने होते हैं। लेकिन हमारे पास जो है उसके लिए एक्सेस नहीं दिए, मतलब जिससे हम सर्विस ले रहे हैं वो, तो उसने मोबाइल के लिए एक्सेस नहीं दिए। मोबाइल पे भी ओपन होता है। सर आप GUI वाला ही यूजर दोनों भी हम देखेंगे, पहले हम GUI वाला देखेंगे। GUI वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, बाद में फ्यूरी का देखेंगे। फ्यूरी जो है वो एंड यूजर के लिए होता है, सिर्फ हम दोनों भी देखने वाले, कॉन्फ़िगरेशन का भी देखने वाले हम और इसका भी देखने वाले। क्या करना है, फ्यूरी पे देखना है सभी। फ्यूरी पे अगर देखना है तो सभी मैं फ्यूरी पे भी दिखा सकता हूँ तुम्हें, पूरा A to Z, एंड टू एंड पूरा। लेकिन फ्यूरी का क्या होता है, अभी जो जो डमी सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर, तो वो सभी जो है फ्यूरी पे अवेलेबल है ऐसा नहीं है। सभी सॉफ्टवेयर मतलब जो फ्यूरी पे अवेलेबल है ऐसा नहीं, सॉरी सभी सॉफ्टवेयर में तुम्हें फ्यूरी का एक्सेस मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास जो सर्वर है उसमें तो हमें फ्यूरी का एक्सेस है, लेकिन इसके बाद अगर तुम मतलब मान लो ये सॉफ्टवेयर की तुम्हारी जो एक्सपायर डेट जो है वो एक्सपायर हो जाती है, तुम किसी दूसरे से सॉफ्टवेयर मान लो ले लेते हो, तो उसमें सभी एक्सेस तुम्हारे पास रहेंगे ऐसा नहीं है। लिमिटेड एक्सेस भी वहां पे हो सकते हैं, लेकिन GUI के एक्सेस जो है तुम्हें सभी सिस्टम में मिल जाएंगे। उसका फुल फॉर्म है। किसका? फ्यूरी का कोई फुल फॉर्म नहीं है। फ्यूरी ये एक फ्लावर का नेम है। फ्यूरी क्या है, ये फ्लावर का नेम है, राइट। जैसे रोज, उस तरह से क्या है फ्यूरी, ये फ्लावर का नेम है। ओके, और उसी नेम के बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लंच पैड जो है इनका, फ्यूरी लंच पैड जो है उसे भी नेम दिया है उन्होंने फ्यूरी, ऐसे कोई मीनिंग नहीं है उसका। ओके, ऐसा सेकंड जो इसमें सेकंड क्या है, फिर इसमें यूज मतलब क्या, जैसे देखो ECC का जो सॉफ्टवेयर है ये तुम कहाँ पे यूज कर सकते थे, सिर्फ लैपटॉप या पीसी, लैपटॉप या पीसी में तुम ये यूज कर सकते थे। लेकिन S/4HANA का जो सॉफ्टवेयर है ये तुम दोनों में तो यूज कर ही सकते हो, राइट। जैसे लैपटॉप या इसके अलावा पीसी, देन मोबाइल, ओके मोबाइल या इसके अलावा टैब, इन सभी डिवाइसेस में जो है तुम ये ACP का जो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। या इसके अलावा कुछ IoT डिवाइसेस जो होते हैं उसमें भी तुम ये यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कार जो होती है तुम्हारी, यस नहीं, काउंसलर को कांटेक्ट करके जैसे देखो फॉर एग्जांपल IoT डिवाइसेस में चलता है, मतलब क्या, जैसे देखो कार जो होती है, कार के साइड में तुम्हें वो दिखेगा, मतलब जो स्क्रीन होती है, उसमें भी तुम ये सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो फ्यूरी के थ्रू। फ्यूरी के थ्रू तुम वहां पे भी यूज कर सकते हो। ओके, पहले क्या होता था, ECC लिमिटेड था, और ECC में क्या होता था, अगर तुम्हारे पास ये ACP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो ही तुम ये यूज कर सकते थे, राइट। लेकिन S/4HANA में क्या होगा, यहाँ पे तुम कहीं से भी यूज कर सकते हो, किसी भी डिवाइस से तुम इसे यूज कर सकते हो, राइट। क्लियर है? इसके अलावा अगेन जो मेन चेंजेस है यहाँ पे, तो इस मेन चेंजेस इसमें अगेन है यूनिवर्सल जर्नल में। ओके, यूनिवर्सल जर्नल मतलब इसमें क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, यहाँ पे ECC में क्या होता था, ये जो मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल जो है, जैसे फाइनेंस और कंट्रोलिंग के जो सब मॉड्यूल्स है, जैसे AR,
एपी या इसके अलावा जीएल, ओके, एसजीएल, एआर, एपी, ओके, इसके अलावा एसेट, ओके, इसके अलावा कंट्रोलिंग। ये जो मॉडल्स थे, ये जो सब मॉडल थे, इन सभी का डेटा पहले क्या होता था, ईसीसी में अलग अलग सेव किया जाता था, अलग अलग टेबल्स में सभी डेटा सेव किया जाता था। लेकिन S/4HANA में क्या किया है, फिर इसके लिए एक न्यू टेबल इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या, और न्यू टेबल कौन सा इंट्रोड्यूस किया है, फिर यहाँ पे AC रो का ये एक न्यू टेबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। और इसमें क्या होता है, फिर पहले जिस तरह से यहाँ पे इन सबका डेटा जो है अलग अलग टेबल में सेव किया जाता था, अभी ये सभी डेटा जो है तुम एक सिंगल टेबल में स्टोर करोगे। और इससे क्या होता है, तुम्हें मतलब इसे सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ भी इसे कहा जाता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये जो टेबल है इसे क्या कहा जाता है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो सभी तुम्हारे फाइनेंस के सब मॉडल्स है, इन सभी फाइनेंस के सब मॉडल का जितना भी डेटा है वो तुम्हारा एक सिंगल टेबल में सेव हो रहा है। पहले क्या होता था, इन सबका डेटा जो है अलग अलग सेव होता था, और अगर तुम्हें रिपोर्ट देखना है तो सिस्टम में तुम्हें उस समय क्या करना पड़ता था, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेबल में से डेटा लेकर तुम्हें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता था। और जब तुम वो रिपोर्ट डिस्प्ले करने जाते हो तो फिर उस समय क्या होता था, बहुत सारा लोड लेती थी सिस्टम। क्यों? क्योंकि सिस्टम को क्या करना पड़ता था, वहां पे सभी डेटा जो है अलग अलग टेबल में जाके चेक करना पड़ता था, और फिर वो डेटा तुम्हें एक जगह पे लाके डिस्प्ले करना पड़ता था। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता था, सिस्टम जो है बहुत स्लो चलती थी, ईसीसी की सिस्टम जो बहुत स्लो चलती थी। और यही एक रीजन है, फिर इन्होंने क्या किया, ये जो टेबल्स थे, मतलब जो मल्टीपल टेबल्स थे, तो मल्टीपल टेबल्स उन्होंने रिमूव करके उस जगह पे एक सिंगल टेबल जो है फाइनेंस के लिए वो रिलीज किया उन्होंने, एसीडो का नेम, राइट। ये था फाइनेंस ट्रांजैक्शन के लिए था। और मटेरियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं, फिर मटेरियल डॉक्यूमेंट के लिए क्या किया था उन्होंने, मैट डॉक, ओके, ये टेबल इंट्रोड्यूस किया था, मैट डॉक, मटेरियल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओके, ये होता है EMM के मॉडल में, ओके, तो उसके लिए मैट डॉक ये टेबल इंट्रोड्यूस किया। ऐसे ही और भी बहुत सारे टेबल जो उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किए। बाकी कुछ पहले जो टेबल्स थे, जितने भी इंडेक्स टेबल थे पहले, वो सभी रिमूव करके उसकी जगह पे ये कुछ न्यू टेबल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ओके। इसके अलावा अगेन नेक्स्ट अगर देखोगे, बिजनेस पार्टनर, ओके, यार इसे तो मैं ऐसे कहोगे कस्टमर और वेंडर, ओके, कस्टमर और वेंडर। पहले क्या होता था, यहाँ पे ईसीसी में क्या होता, कस्टमर और वेंडर जो ये सेपरेट थे, राइट, कस्टमर वेंडर सेपरेट थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ईसीसी में क्या है, ये दोनों भी कंबाइन, ओके, दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। पहले अगर तुम्हें ईसीसी में मान लो, तुम्हें फॉर एग्जांपल अगर ये एक कंपनी है यहाँ पे, राइट, जैसे मान लो यहाँ पे ये कंपनी है, ओके, ये कंपनी जो है, इस कंपनी के साथ मान लो तुम्हें कोई अगर बिजनेस करना है, ओके, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये तुम्हारी कंपनी मान लो, और ये एक सामने वाली कंपनी। इस कंपनी के साथ अगर तुम्हें कोई भी बिजनेस करना है तो ये तुम्हारे लिए क्या हुआ, ये बिजनेस पार्टनर। कंपनी क्या है, एक सिंगल कंपनी है। लेकिन पहले ईसीसी में क्या होता था, अगर इस कंपनी से तुम्हें मान लो कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, अगर तुम्हें प्रोडक्ट परचेस करना है तो ये तुम्हारे लिए क्या हुआ, वेंडर, राइट। अगर इस कंपनी को कोई प्रोडक्ट तुम्हें सेल करना है तो वो क्या हो जाएगा, कस्टमर। यस, फर्स्ट ये क्या होगा, मटेरियल अगर परचेस करना है तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा, वेंडर, ओके, ये कंपनी तुम्हारे लिए रहेगी वेंडर। और अगर तुम्हें इसे कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो सेल करने के लिए ये तुम्हारे लिए क्या होगी, कस्टमर, और ये तुम्हारे लिए हो जाएगी कस्टमर। कंपनी क्या है, एक ही है, बस रोल उसके अलग अलग है। एक मतलब जब परचेस करोगे तो रोल वो प्ले करेगी वेंडर का, जब तुम सेल करोगे तो रोल प्ले करेगी कस्टमर का। लेकिन ईसीसी में क्या होता था, अगर तुम्हें इस कंपनी से कुछ मटेरियल परचेस करना है तो वेंडर तुम्हें सेपरेट क्रिएट करना होता था, मतलब सभी उसकी डिटेल्स फिल करके, मतलब वेंडर, मतलब उस वेंडर का नेम क्या है, मतलब एक वेंडर नेम मतलब कंपनी का नेम, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये तुम्हें सेपरेट मेंटेन करनी पड़ती थी। अगेन अगर सेम कंपनी को मान लो तुम्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो उस समय भी तुम्हें क्या करना पड़ता था, उसे सेपरेट क्रिएट करना पड़ता था, कस्टमर एज अ कस्टमर जो उसे अगेन सेपरेट तुम्हें क्रिएट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे S/4HANA में क्या किया, इसे कंबाइन कर दिया है, दोनों को क्या किया, यहाँ पे कंबाइन कर दिया। और यहाँ पे अभी तुम्हें जो है अलग अलग इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बिजनेस पार्टनर एक तुम क्रिएट करोगे, बिजनेस पार्टनर क्रिएट करने के बाद रोल तुम उसके मेंटेन करोगे। फिर से पहले क्या करोगे, बिजनेस पार्टनर मेंटेन करोगे। कंपनी जो रहेगी एक ही रहने वाली है, तो उसका नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सभी क्या होगा, सेम रहेगा, कस्टमर के लिए भी और वेंडर के लिए भी। तो उसे जो जनरल डेटा रहेगा, उस जनरल डेटा के लिए तुम उसे क्रिएट करोगे एज अ बिजनेस पार्टनर। बाकी फिर उस बिजनेस पार्टनर के साथ अगर तुम्हें बिजनेस करना है, मान लो उससे तुम्हें कुछ मटेरियल परचेस करना है, फिर उसके बाद तुम्हें रोल मेंटेन करना पड़ेगा वेंडर। कैसे किया जाता है ये सभी हम आगे देखने वाले। क्लियर ये? यस। पहले क्या था फिर ईसीसी में, वेंडर कस्टमर सेपरेट थे, S/4HANA में कंबाइन कर दिया है। ओके, और इसके अलावा और अगर आप देखोगे इसमें चेंज, अगेन इसमें मेन चेंज क्या है, ML मतलब मटेरियल लेजर। ओके, मटेरियल लेजर। इस मटेरियल लेजर, मटेरियल लेजर यहाँ पे क्या था पहले, ऑप्शनल। ओके, मटेरियल लेजर क्या था पहले ईसीसी में, ऑप्शनल था। S/4HANA में इसे कर दिया था मैंडेटरी। ओके, S/4HANA में उसे कर दिया मैंडेटरी, मतलब भी मैंडेटरी मतलब रिक्वायर्ड। तुम्हें S/4HANA में मटेरियल लेजर एक्टिव करना ही पड़ता है। अगर मटेरियल लेजर एक्टिव नहीं कर पाओगे, नहीं कर रहे हो, तो कोई भी मटेरियल रिलेटेड एक्टिविटीज तुम सिस्टम में नहीं कर पाओगे। लेकिन ईसीसी में ऐसा था क्या, नहीं, ईसीसी में ऑप्शनल था। मटेरियल लेजर अगर यूज करना है तो भी कर सकते थे, नहीं करना है तो भी तुम उसे नहीं यूज कर सकते थे, राइट। और मटेरियल लेजर का पर्पस क्या होता है, तो मटेरियल का जो वैल्यूएशन करना होता है तुम्हें, मतलब एग्जैक्टली तुम्हारे पास कितने अमाउंट का मटेरियल है, कितने अमाउंट का मटेरियल तुमने परचेस किया है, ये वैल्यूएशन करने के लिए मटेरियल लेजर का यूज होता है। ओके, इसके अलावा अगेन आप देखोगे तो इसमें और क्या चेंजेस है, तो पहले FI और CO जो था ये दोनों सेपरेट थे। FI CO जो है पहले यहाँ पे क्या थे, सेपरेट। ओके, ईसीसी में क्या था, ये सेपरेट थे। यहाँ पे क्या हुआ है फिर, कंबाइन। ओके, इस यहाँ पे दोनों FI CO ये दोनों को भी कंबाइन कर दिया, और इसीलिए इसका नेम चेंज करके क्या हुआ अभी, फाइनेंस, S/4HANA फाइनेंस। ओके, या तुम्हें सिंपल फाइनेंस भी सुनने को मिलेगा मे बी, क्योंकि पहले क्या होता था 2019 में उसे, मतलब जो फिको जो है उसे क्या कहा जाता था, सिंपल फाइनेंस कहा जाता था S/4HANA में। लेकिन फिर से नेम चेंज होके क्या हुआ है उसका, S/4HANA फाइनेंस। लेकिन बहुत सारे लोग जो अभी भी उसे फिको के नाम से ही पहचानते हैं। ओके, बस दोनों भी याद रखना, ये दोनों तीनों जो है फिको, सिंपल फाइनेंस या फाइनेंस, ये तीनों डिफरेंट नहीं है, लेकिन सेंट्रल फाइनेंस भी एक है। इसमें क्या होता है अगेन, सेंट्रल फाइनेंस वो अलग है। ओके, फिको, सिंपल फाइनेंस और फाइनेंस ये तीनों एक ही है। ओके, और सेंट्रल फाइनेंस ये अलग चीज है, ये अलग मॉडल है सेंट्रल फाइनेंस का। ओके, ये क्लियर। सेंट्रल फाइनेंस नहीं, वो अलग मॉडल है, फिको जैसे मॉडल है ना ये, उसी तरह से सेंट्रल फाइनेंस ही अलग मॉडल है। ओके, और इसके बाद देखो अगेन क्या होता है, जैसे क्रेडिट मैनेजमेंट जो है, क्रेडिट मैनेजमेंट, तो क्रेडिट मैनेजमेंट यहाँ पे क्या था, क्रेडिट मैनेजमेंट ईसीसी में था एसडी के मॉडल में। क्रेडिट मैनेजमेंट कहाँ पे आता था पहले, एसडी के मॉडल में आता था, और वो अभी S/4HANA में वो आता है फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इस मॉडल में। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन ये मेन चेंजेस मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं। ओके, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस है। कौन कौन से चेंजेस है, मतलब जो माइनर चेंजेस जो रहेंगे, मॉडल स्पेसिफिक जो चेंजेस रहेंगे हमारे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हम वो देखेंगे आज। यहाँ तक क्लियर सभी। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हें पूछ सकते हैं कि एसीसी और S/4HANA में क्या चेंजेस है। ये भेजना है तुम्हें, जो मैंने मेंशन किया है सब ये भेजना है तुम्हें, ठीक है, भेज देता हूँ ग्रुप पे भेज देता हूँ। क्लियर फिर यहाँ तक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। यूनिवर्सल जर्नल मतलब क्या होता है,
जो भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना तुम्हारे, वो सिंगल टेबल में तुम रिकॉर्ड करते हो। इस एसीडो का जो है, इसी क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल जर्नल। मतलब सभी अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए सिंगल जर्नल। पहले क्या होता था, सभी के लिए अलग अलग था। जैसे जनरल लेजर की एंट्रीज अलग जगह करते थे तुम, अलग टेबल में करते थे। एआर की एंट्रीज अलग टेबल में, एपी की एंट्री अलग टेबल में, ए की एंट्री अलग टेबल में। तो पहले क्या था, अलग अलग टेबल्स थे, लेकिन अभी सबके लिए क्या है, एक ही टेबल है। हाँ, मतलब जो आइटम लेवल के लिए होता है, ये आइटम टेबल है। ये आइटम टेबल वगैरह क्या होता है वो तुम्हें जानने की इतनी जरूरत नहीं है अभी स्टार्टिंग में। तो ये जो टेबल होता है, किस लिए होता है, आइटम डेटा सेव करने के लिए होता है। और इस सिंगल टेबल में सभी डेटा तुम सेव करते हो। ओके, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल जर्नल। ओके, और कुछ? यस, ये तुम्हें भेज देता हूं मैं, देख लेना। अगर कोई डाउट्स आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इसके अलावा मैं तुम्हें लिंक भी भेज देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। कल ही भेजने वाला था लेकिन नहीं भेज पाया मैं, आज भेज देता हूँ। डाउनलोड करके रखो, मंडे को हम इंस्टॉल करेंगे और मंडे से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। नहीं, कल फ्राइडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं होगा। फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ होता है, इसीलिए नहीं होगा, मंडे से। ठीक है।